होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामों को गिनवाया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत पूरी कैबिनेट उपस्थित थी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार की उपलब्धियां बहुत हैं, मगर कोविड के चलते 400 दिन उनकी गति धीमी रही। कोरोना से चल रही जंग में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगातों का पिटारा खोल दिया। कोरोना की दूसरी लहर में बुरी तरह प्रभावित छोटे दुकानदार से लेकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों या फिर उद्योगपति या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, सभी के लिए मुख्यमंत्री ने राहत पैकेज की घोषणा की है। लगभग 12 लाख परिवारों को सरकार 5,000 रुपए की मदद देगी, जिनके काम धंधे महामारी में प्रभावित हुए हैं। हरियाणा निवास में वीरवार को पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भविष्य का रोड मैप भी दिखाया। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों, करीब 3 लाख छोटे दुकानदारों और अन्य छोटे मोटे काम कर परिवारों की गुजर बसर कर रहे लोगों को एक मुश्त 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो बीजेपी जेजेपी के 600 दिन पूरे हो गए, यानी कि इस गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे हो गए हैं और इसको लेकर बाकायदा सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तमाम जो मंत्री हैं वो उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ थे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और 600 दिनों का रिपोर्ट कार्ड यहां पर सरकार की ओर से पेश किया गया, जिसमें तमाम सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया गया। इसके साथ ही कई ऐसी नई योजनाएं थी, कई ऐसी नई घोषणाएं थी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से आज की गई और प्रदेशवासियों के लिए सरकार की ओर से दावा किया गया है कि आने वाले समय में इन्हें बहुत ज़्यादा इनसे लाभ होने वाला है और ये वो योजना है जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं आम आदमी को बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई के 12वीं परीक्षा के परिणाम को लेकर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने एक हलफनामा दायर किया और बताया कि किस आधार पर 12वीं के छात्रों का परिणाम घोषित किया जाए। आपको बता दें कि पिछले 3 साल के रिकॉर्ड को 12वीं के परीक्षा परिणाम के लिए आधार बनाया जाएगा, जिसमें 10वीं के मार्क्स को 30% वेटेज दिया जाएगा, 11वीं के मार्क्स को 30% वेटेज दिया जाएगा और इसके साथ ही 12वीं के जो मार्क्स हैं पिछले यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड के, उसको 40% वेटेज देने की बात सीबीएसई ने अपने हलफनामे में कही है। इसके साथ ही 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के छात्रों का परिणाम घोषित करेगी, यह भी बात हलफनामे में कही गई। सीबीएसई ने आज सुप्रीम कोर्ट को 12वीं कक्षा के नतीजों का फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूले के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर तय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फॉर्मूले पर संतुष्टि भी जता दी है। सीबीएसई ने बताया कि 12वीं में यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल में मिले नंबरों को भी आधार बनाया जाएगा। सीबीएसई ने इसके साथ ही कहा, रिजल्ट के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है उस आधार पर 31 जुलाई तक रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सीबीएसई की 12वीं परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था और तमाम स्टूडेंट ये टकटकी लगाए बैठे थे कि आखिरकार किस आधार पर 12वीं के छात्रों का परिणाम घोषित होगा। ऐसे में अगर कोई छात्र अपने परिणाम से असंतुष्ट होता है तो उसको आने वाले समय में ऑफलाइन मोड में परीक्षा देने का विकल्प भी सीबीआई प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं और पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। वही इस बीच पीड़ित व्यक्ति अपने ही बयान से पलट गया है। दरअसल पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि उसके साथ जमकर मारपीट की गई और उससे धार्मिक नारे लगवाए गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में धार्मिक एंगल को खारिज कर दिया है और पुलिस ने इस मामले को लेकर 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के लूनी इलाके में बुजुर्ग की पिटाई मामले के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, तो नए नए वीडियो भी लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच पीड़ित शख्स ने अपने ही बयान पर अब यूटर्न ले लिया है। दरअसल पीड़ित शख्स ने आरोप लगाया है कि पीटने वालों ने उससे जबरन धार्मिक नारे लगवाए और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ित शख्स ने ताबीज की बात को भी सिरे से खारिज कर दिया है और इसे बेबुनियाद बताया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले को धार्मिक एंगल से देखना गलत है। ताबीज के काम न करने से नाराज कुछ युवकों ने शख्स की पिटाई की है। पुलिस इस मामले में 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है।
तो गाजियाबाद मामले में अब सियासत लगातार तेज होती जा रही है। हालांकि जो पीड़ित है उसका ये साफ तौर पर उसने इस बात से इनकार कर दिया। उसका ये कहना है कि ताबीज की बात बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही अब उसने जो पहले बयान दिया था उससे यूटर्न लेते हुए उसका ये कहना है कि उससे धार्मिक नारे लगवाए गए, उसकी पिटाई की गई। हालांकि अब इस मामले में पुलिस जो है 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन गाजियाबाद केस में पीड़ित ने अपना बयान बदला है और इसके बाद और ज़्यादा बयानबाजी इस पूरे मसले को लेकर सामने आ सकती है। जमीन खरीद को लेकर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष जमीन खरीद में घपलेबाजी का आरोप लगा रहा है, तो वहीं ट्रस्ट विपक्ष के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बता रहा है। वहीं अब इस मामले में एक और नया एंगल सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस दिन ट्रस्ट ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी थी, उसी दिन ट्रस्ट ने जमीन का दूसरा टुकड़ा 8 करोड़ में खरीदा था। राम मंदिर जमीन खरीद विवाद में चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच अब मामले में एक और नया एंगल सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस दिन राम मंदिर ट्रस्ट ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी थी, उसी दिन ट्रस्ट ने जमीन का दूसरा टुकड़ा 8 करोड़ में खरीदा था। आपको बता दें कि दूसरी जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक से सीधे खरीदी गई थी। राम मंदिर जमीन खरीद विवाद मामले में अब लगातार नए जो मोड़ है वो ये मामला लेता जा रहा है। 8 करोड़ में दूसरी ज़मीन भी खरीदने की बात सामने आ रही है। पहली ज़मीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदने को लेकर इससे पहले लगातार विवाद हुआ है, लेकिन अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी ज़मीन है वो भी खरीदी गई है, 8 करोड़ में ट्रस्ट ने इस ज़मीन को खरीदा है। इसको लेकर भी आने वाले समय में किस तरीके से अब सवाल होते हैं ये यहाँ पर देखना होगा। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से सियासत तेज़ हो रही है, ख़ासतौर पर यूपी की सियासत में हम देख रहे हैं कि कैसे सियासी गलियारों में लगातार इस पूरे मसले को लेकर चर्चाएं ज़ोरों पर चल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है जो लगातार विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है। हालांकि चाहे हम ट्रस्ट की बात करें या फिर हम यूपी सरकार की बात करें, इन बातों को सिरे से खारिज कर चुके हैं कि 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया, और अगर ऐसा कोई सौदा हुआ भी है तो उसकी कुछ ना कुछ वजह रही है और इसके दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी धीमी पड़ी ही है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने लोगों की नींद उड़ा दी है। भोपाल में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर एंटीबॉडी कॉकटेल का भी असर नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर अभी धीमी पड़ी ही नहीं कि मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने लोगों की नींद को उड़ा दिया है। भोपाल में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर एंटीबॉडी कॉकटेल का भी असर नहीं होता है। दूसरी तरफ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय नहीं है। तो कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है और इसने लोगों की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। भोपाल में यह पहला मामला सामने आया है। वेरिएंट डेल्टा प्लस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका यह कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे देश भर में थम रही है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लगातार मामले कम हो रहे हैं। ऐसे समय में एक और वेरिएंट का सामने आ जाना ये अपने आप में लोगों को डराता है, चौंकाता है और ये बताता है कि कोरोना के मामलों में बेशक कमी आ गई है, लेकिन अभी भी हमें और ज़्यादा सावधान, सतर्क और जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना होगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। हमें जब भी घर से बाहर निकलेंगे मास्क लगाना होगा। तो जो कोरोना प्रोटोकॉल हैं उनका पालन हमें अभी भी करना होगा। मुंबई के एंटीलिया विस्फोटक मामले में अब एनआईए ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। आपको बता दें
कि गिरफ्तारी पूर्व एसीपी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की है। आपको बता दें कि आज सुबह 6:30 बजे एनआईए की टीम ने सीआरपीएफ जवानों के साथ प्रदीप शर्मा के घर पर छापेमारी की और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इससे पहले भी आपको बता दें कि पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह की गिरफ्तारी इस केस में हो चुकी है और 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों के इसमें बयान जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। इससे पहले कि एनआईए के पास प्रदीप शर्मा के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन अब जो है एनआईए के पास पुख्ता सबूत भी हैं, जिसके बाद उन्हें हिरासत में जो है लिया गया है। इसलिए मामले की एनआईए ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा हिरासत में लिए गए हैं। आपको बता दें कि एनआईए की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एनआईए की टीम सुबह 6:30 बजे सीआरपीएफ जवानों के साथ प्रदीप शर्मा के घर पहुंची थी, जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए हाल ही में गिरफ्तार हुए 2 आरोपी संतोष आत्माराम और आनंद जाधव की निशानदेही पर प्रदीप शर्मा से पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपियों को एनआईए ने 11 जून को गिरफ्तार किया था। तो एनआईए की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को अब हिरासत में लिया गया है और जाहिर सी बात है, जब प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया गया है तो प्रदीप से अब पूछताछ की जाएगी, उनसे इस पूरे मसले को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से मनसुख हिरे का मामला हो या फिर जो पूर्व कमिश्नर हैं मुंबई के उनका मामला हो, ये पूरा का पूरा जो मामला है एक नया ही मोड़ अब लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब एनआईए ने अपनी जांच को और रफ्तार देना शुरू कर दिया है। एनआईए की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई और पूर्व एसीपी या यूं कह लीजिए कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को पूछताछ के लिए पहले बुलाया गया था, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। बीजेपी का दामन छोड़ टीएमसी में शामिल होने वाले मुकुल राय की गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। आपको बता दें कि मुकुल राय ने गृह मंत्रालय को एक पत्र में लिखकर अपनी सुरक्षा वापस लेने की बात कही थी। वहीं टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा उनको दी थी। टीएमसी नेता मुकुल रॉय की जेड श्रेणी सुरक्षा गृह मंत्रालय ने वापस ले ली है। मुकुल रॉय ने टीएमसी में शामिल होने के बाद गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा वापस लेने के लिए कहा था। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर मुकुल रॉय को केंद्र सरकार ने वाई प्लस सुरक्षा दी थी, जिसके बाद बंगाल चुनाव से पहले उनकी सुरक्षा बढ़ाते हुए जेड श्रेणी में अपग्रेड कर दिया गया था। तो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर, चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि जब वो बीजेपी में थे तब उनको बाकायदा सुरक्षा दी गई थी, लेकिन जैसे उन्होंने घर वापसी की, टीएमसी में शामिल हुए, उसके बाद उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया। यानी कि टीएमसी में वापसी तो सुरक्षा भी वापस। मुकुल रॉय की सुरक्षा को वापस लिया गया। केंद्र सरकार की ओर से उनको वाई प्लस सुरक्षा दी गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने अब उनकी सुरक्षा को वापस लेने का फैसला किया है। हिमाचल में भाजपा ने 3 दिनों तक चुनावी रणनीति बनाई और इस रणनीति के तहत अब आगामी चुनावों के लिए जिम्मेवारियां तय कर दी गई हैं। यही नहीं, 2022 के चुनाव के लिए भी मुख्यमंत्री का चेहरा जयराम ठाकुर के ऊपर ही सहमति अब तक सामने आई है। यही नहीं, विधायकों और उपाध्यक्षों, अध्यक्षों और सभी मोर्चों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी यही बात की है कि किस तरह से पार्टी को एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है। यही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह का भी यही कहना है कि अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, पार्टी को अंतर्कलह से बचना चाहिए। बैठकों का दौर 3 दिन जारी रहने के बाद भी अब बीजेपी एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगी और कई नए कार्यक्रम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। 21 जून से लेकर जुलाई के अंत तक इसी तरह के कई कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को भी इससे जोड़े जाने की कोशिश की जाएगी। पूरी
गांव यदि अवैध जमीन पर बसा हुआ है, वन विभाग की जमीन है, तो फिर आखिर वहां पर विकास का पहिया कैसे घूमा, कैसे सड़क बनी, कैसे बिजली के खंभे वहां लगे, कैसे स्ट्रीट लाइट से खोरी गांव रोशन हुआ। ये तमाम सवाल जो है वो सभी के शहरवासियों के जहन में है। और अब कैग ने भी यह मुद्दा उठाया है। कैग की टीम फरीदाबाद नगर निगम पहुंची और उन्होंने यह जवाब तलब किया कि आखिर खोरी गांव में विकास किस तरह हुआ, जबकि वो वन विभाग की जमीन थी। इस पूरे मामले में अधिकारी जो है वो काफी सख्ते में आ गए हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव के हजारों घरों पर तोड़फोड़ की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में अब कैग की ऑडिट रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर खोरी के हजारों लोगों पर जो आशियाने बनाने के बाद तोड़फोड़ का जो साया लटक रहा है, जो साया मंडरा रहा है, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 साल पहले 10 साल के पुराने डीजल वाहनों को और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए थे, जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा इसी कड़ी में गुरुग्राम में 15 जून से 22 जून तक स्पेशल अभियान चलाकर इन वाहनों को जब्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक बात करें तो गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 1301 वाहन टोटल जब्त किए हैं, जिसमें से 691 डीजल के वाहन है तो 610 वाहन पेट्रोल के शामिल है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा था, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने आदेश जारी किए थे। फिलहाल अब देखना होगा कि प्रदूषण से एनसीआर को कब तक निजात मिल पाती है। हालांकि सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल के पुराने वाहनों को जल्द से जल्द जब्त किया जाए। ऐसे में यह अभियान कितना कारगर साबित होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार। हरियाणा के करनाल में जो भूजल स्थल है काफी नीचे जा चुका है और अगर बात की जाए तो डार्क जोन से भी नीचे जो है जो भयंकर स्थिति है वो यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। 20 मीटर से नीचे जो है भूजल स्तर जा चुका है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में हरियाणा सरकार हो या करनाल जिला प्रशासन हो, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सख्ती जरूर बदलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि करनाल जो है धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो ज्यादातर किसान है वो धान की फसल जो है ज्यादा उगाते हैं, जिसके चलते पानी भी बहुत ज्यादा लगता है। और अमूमन देखा जा रहा है कि जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है वो भी किसी कारण लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार को, प्रशासन को कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है। क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए गांव-गांव स्तर पर बनाई गई व्यायामशालाओं की आज हालत बद से बदतर हो चुकी है। दरअसल इनकी उचित देखभाल न किए जाने से आज इनकी हालत काफ़ी दयनीय बनी हुई है। हालांकि जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को इन व्यायामशालाओं की सूद लेकर इन पे संबंधित जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए, ताकि इन पर लगाया गया लाखों रुपया जो खर्च किया गया है वो इस प्रकार से वेस्ट ना जाए। महम उपमंडल के सामण गांव में एक बड़ी वारदात सामने आई है। रात के समय कुछ बाइक सवार बदमाश एक घर में घुस गए और यहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक पुलिस का जवान जो रिश्तेदारी में यहाँ आया हुआ था वो भी घायल हो गया और एक साथ में परचून की दुकान चलाने वाला दुकानदार बीच बचाव के लिए आया तो वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। और सभी घायलों को रोहतक पीजीआई में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मृतक के परिजनों को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवा दी है। पिछले कई दिनों से नरवाना शहर में पीने के पानी की समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर शहरवासी स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर पहुंचे तथा मटका फोड़ प्रदर्शन कर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों की सूचना मिलते ही कार्यकारी अभियंता मौके से फरार हो गए। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तथा विभाग के अधिकारी पहुंचे। लोगों का कहना था कि या तो पानी पीने योग्य आता ही नहीं आता है, तो बहुत दुर्गंध भरा आता है और पीने योग्य पानी नहीं होता, जिस पर विभाग के अधिकारी एसडीओ तथा पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में आपकी समस्या जल्दी ही हल किया जाएगा। यमुनानगर पुलिस ने पेश की मिसाल और पीड़िता को दिलवाया इंसाफ। दरअसल एक पीड़िता द्वारा रेप केस का मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन उस मामला दर्ज करवाने के बाद जो आरोपी था
उसने उस पीड़िता पर ब्लैकमेलिंग करने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर उस पीड़िता को गिरफ्तार किया और उसके बाद जब जांच की तो सच में सामने आया कि पीड़िता द्वारा कोई भी ब्लैकमेलिंग नहीं की गई। इस सच के आधार पर पुलिस ने उस पीड़िता को जेल भेजने की बजाय उसको डिस्चार्ज कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा उस पीड़िता को जो इंसाफ दिलवाया गया उसकी हर जगह सराहना हो रही है। सोनीपत में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र आर्यनगर के लोग पिछले 3 साल से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि घरों में सप्लाई होने वाला पानी जो है वो काफ़ी गंदा और बदबूदार आता है। क्योंकि जो कॉलोनी है, कॉलोनी में सीवर है और सीवर में साथ जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से सारा पानी मिक्स होकर उनके घरों में पहुँचता है। और इसकी शिकायत लगातार नगर निगम के अलग अलग अधिकारियों को दी जा चुकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। और लोगों का यही कहना है कि गंदा पानी पीने से न केवल उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बल्कि नहाने से शरीर में एलर्जी हो जाती है। दूसरा, पानी में इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि उसको घरों में प्रयोग भी नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में जो है बाहर से पैसे देकर जो है पानी खरीदने को मजबूर हैं। सीएम फ्लाइंग की टीमों ने रतिया में दी दस्तक, दूध डेयरी संचालकों में मचा हड़कंप। सीएम फ्लाइंग की टीम व फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने टोहाना रोड स्थित एक डेयरी पर मारा छापा और दूध के कई प्रोडक्टों के सैंपल लिए। इस बारे में फूड सेफ्टी विभाग के जिला अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया का बयान, कहा सभी सैंपल चंडीगढ़ लैब में भेजे जाएंगे और मामले की पूरी होगी जांच। सैंपलों में अगर गड़बड़ी हुई तो डेयरी संचालक के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग सिस्टम लागू कर दिया गया है, यानी कि अब ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग के आभूषण नहीं बेच सकते। हालांकि पुराने आभूषणों को हॉलमार्किंग से बाहर रखा गया है। अगर ग्राहक चाहे तो घर में रखे आभूषणों और पुराने आभूषणों को हॉलमार्किंग करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वेलर से ही संपर्क करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।